बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, कल हमने बात की थी एड्स की, उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या उस शब्द की, और उसके बाद एड्स के उत्पत्ति के सिद्धांतों की। आज हम बात करेंगे एड्स के विषाणु कहाँ रहते हैं, इस रोग के लक्षण क्या हैं और ये कैसे फैलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एड्स के विषाणु कहाँ रहते हैं। आपके 2 नंबर और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझें इसको। एड्स के विषाणु कहाँ रहते हैं, मैंने आपको जब पढ़ाया था पहले वाले लेक्चर में, तब मैंने आपको कहा था ये सीमन, ब्लड और म्यूकस या लार से फैलने वाली बीमारी है। तो इसलिए हम ये कहेंगे एड्स के विषाणु के रहने के प्रमुख स्थान क्या हैं। रोगी का सीमन, रोगी का रक्त, रोगी द्वारा प्रयुक्त सिरिंज और रोगी के अंग प्रत्यंग में रोपण से। अर्थात हम ये कहेंगे ये 4 तरीके हैं जहाँ एड्स का वायरस निवास करता है और जहाँ से दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है एड्स रोग के लक्षण। बच्चों, किसी भी रोग के फैलने का लक्षण होता है और उस लक्षण के आधार पर हम किसी रोग की पहचान कर पाते हैं। तो एड्स के रोगी के जो लक्षण उसमें उत्पन्न होते हैं, उन लक्षणों में पहला है 1 माह से अधिक समय तक खांसी का बना रहना। दूसरा है शरीर में खुजली होना, पूरे शरीर पर घाव हो जाना, सारे शरीर पर फुंसियों का होना, मुंह और गले में खराश रहना, 2 या 3 महीने से ज़्यादा 1 या 2 जगह ग्रंथियों में पेट के निचले हिस्से को छोड़कर सूजन बनी रहना। ये रोग के बड़े लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के वजन का 10% से अधिक घट जाना, 1 महीने से अधिक बुखार रहना, 1 महीने से अधिक लूज मोशन बने रहना, या इसके साथ ही साथ एक और है थकान रहना, निरंतर थकान बने रहना। ये सारे एड्स रोग के लक्षण हैं जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ की। बच्चों, अब हम बात करेंगे एड्स रोग आखिर फैलता कैसे। इसको 2 तरह से पूछा जा सकता है, एड्स रोग कैसे फैलता है, या आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जोखिम वाले समूह कौन से हैं जो एड्स रोग को फैलाते हैं। ठीक है, तो एड्स एक संक्रामक रोग है, ये अपन बार बार कह रहे हैं ये बात, और अतः संक्रमण के माध्यम से ही ये रोग क्या होता है, एक से दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता है। एड्स का फैलाव 3 जो मुख्य कारण हैं जिनकी चर्चा की है, लेकिन यूँ और भी कई कारण हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो फैलाव कैसे होता है, इसमें सबसे पहले जो है एड्स रोग के फैलने का एक तो माध्यम होता है HIV संक्रमित रोगी के साथ सेक्स संबंध बनाना। अगर कोई पुरुष या महिला साथी एड्स से पीड़ित है और उसके साथ उसकी जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति ने सेक्स संबंध बनाए हैं, तो उसको इस रोग के होने की संभावनाएं होती हैं। दूसरा है संक्रमित रोगी द्वारा प्रयुक्त सिरिंज का प्रयोग करने से। बच्चों, हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो सिरिंज क्या होता है, या तो रिसाइकिल हो जाती है या उसको काम में लिया जाता है तुरंत बाद में, तो भी एड्स रोग जो है वो फैल सकता है। अगर संक्रमित व्यक्ति की लगाई हुई सुई का उपयोग, सिरिंज का उपयोग दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के अगर किया जाता है तो वो पॉजिटिव होने के चांस बन जाते हैं। तीसरा जो चांस है वो है HIV संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने से। और एक तरीका ये है कि संक्रमित माँ से शिशु को जन्म से पहले, प्रसव के समय या प्रसव के बाद, तीनों ही स्थितियों में बच्चे को जो है HIV विषाणु उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है।
संक्रमित रोगी के अंग प्रत्यंग स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्यारोपण करने से कई बार अंग भंग होने पर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को अस्वस्थ व्यक्ति या एड्स रोग से पीड़ित व्यक्ति का अंग प्रत्यारोपित कर देने पर भी वो एड्स रोग से पीड़ित हो सकता है। तो ये जोखिम वाले समूह है जिनकी मैंने चर्चा आपसे की है, और इसमें डिटेल में आपको मैंने बता भी रखा है। आपको लिखा है कि HIV संक्रमित रोगी के साथ सेक्स संबंध बनाने या मानव में एड्स बीमारी का सर्वाधिक प्रसार सीमन के माध्यम से होता है, और ये एड्स के विषाणु को मानव के जो पर्सनल पार्ट हैं, पर्सनल जो ऑर्गन्स हैं उनमें छुपने, या यूँ कहें कि जो गुप्तांग हैं उनमें छुपने की एवं सुरक्षित रहने का अच्छा अवसर मिलता है। अतः जब भी कोई स्वस्थ व्यक्ति एड्स संक्रमित रोगी के साथ सेक्स संबंध बनाता है तो रोगी के विषाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सीमन के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था संक्रमित सिरिंज का प्रयोग। तो इसमें भी बच्चों एड्स रोग से संक्रमित रोगी की सुई या सिरिंज का प्रयोग यदि बिना शुद्ध किए, शुद्ध कैसे करेंगे, उसको बॉईल करके कम से कम 20-25 मिनट लगातार बॉईल करें और उसके बाद उपयोग करें, या फिर आजकल तो डिस्पोजेबल आती है, तो हम जब भी इंजेक्शन लगवाएं सिरिंज का उपयोग करें उस समय में ध्यान रखना चाहिए कि इंजेक्शन लगाने वाला व्यक्ति नई सिरिंज का प्रयोग कर रहा है अथवा नहीं। इस बात के लिए चौकन्ना रहना होगा, और तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि जब सुई स्वस्थ व्यक्ति के लगती है तो इंजेक्शन के लिए, तो ये विषाणु उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम हो सकता है। फिर मैंने आपको कहा था रक्त चढ़ाने से HIV संक्रमित व्यक्ति के शरीर का रक्त स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चढ़ाने से ये हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था संक्रमित माँ से शिशु को पहुंच जाता है। यदि माँ HIV पॉजिटिव है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो संतान को जन्म से पूर्व या गर्भ में ही, या यूँ कहें जन्म के समय या प्रसव के बाद HIV संक्रमित हो सकता है। इस प्रकार से के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट है अंग प्रत्यारोपण की बात मैंने आपको बता दी थी कि अगर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के HIV पॉजिटिव व्यक्ति के अंग अगर प्रत्यारोपित किया जाता है तो उससे उसको एड्स हो सकता है। फिर नाई के अस्त्र से एवं कंठ छेदन यंत्रों से, ये एक बहुत ध्यान रखने की बात है कि एक बार जो नाई द्वारा जो ब्लेड इस्तेमाल की जाती है, अगर जिस व्यक्ति के इस्तेमाल किए और उसके कहीं से कट लग गया और ब्लेड पे अगर ब्लड है और वही ब्लेड दूसरे व्यक्ति के इस्तेमाल कर ली जाती है तो एड्स रोग फैल सकता है। ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे रोग विज्ञानीय प्रयोगशालाएं। रोग विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयोग हेतु जो रक्त लिया जाता है, यदि यह रक्त HIV प्रदूषित है तो किसी ज़रूरतमंद को बिना परीक्षण में के दे दिया जाए तब भी ये रोग फैल सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक और जो है वो समलैंगिकता में फंसे व्यक्ति, जो लोग अपने ही समान लिंग के साथ सेक्स संबंध बनाते हैं या रखते हैं, वे भी इस रोग के शिकार होने की संभावना में रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको ये 8 तरीके बताए जिसके माध्यम से एड्स रोग फैल सकता है या जोखिम वाले समूह इनको कहा जा सकता है। एड्स का खतरा जिन लोगों को अधिक रहता है उनकी भी चर्चा हम करेंगे, और उसमें पहला है एड्स का खतरा एक से अधिक लोगों के साथ सेक्स संबंध बनाने वाले को ज़्यादा रहता है। दूसरा वेश्यावृत्ति करने वाली महिला और उससे संपर्क में आने वाले पुरुषों के भी ये हो सकता है। फिर जो लोग नशीली दवाइयों को सिरिंज के माध्यम से उपयोग करते हैं उनके खतरा बना रहता है। यौन रोगों से पीड़ित व्यक्ति, जो सेक्स डिजीज़ होती हैं सिफिलिस वगैरह, इनसे पीड़ित व्यक्ति के साथ सेक्स संबंध बनाने पर भी एड्स हो सकता है। फिर इस एड्स से संक्रमित माँ से पैदा होने वाले बच्चे को एड्स होने की संभावना बनी रहती है। बिना जांच के रक्त का आदान प्रदान करने वाले व्यक्ति को खतरा है। फिर समलैंगिक
यौन संबंध बनाने वाले लोगों को खतरा है एड्स का। जो लोग पेशेवर रक्त बेचते हैं, मतलब जिन्होंने अपना काम ही बना रखा है कि खून बेचना है, ऐसे वाले लोगों का खून इस्तेमाल करने पर भी एड्स फैल सकता है। एड्स से ग्रसित पति द्वारा पत्नी को भी ये रोग हो सकता है। तो बच्चों, ये आपके 2 नंबर वाले में या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एड्स का खतरा किन किन लोगों को अधिक बना रहता है। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई 2 नाम पूछ सकते हैं, 4 नाम पूछ सकते हैं, तो आपको ये नाम लिखने होंगे। अब हम बात करेंगे एड्स के बारे में जो भय है, एक पूर्वाग्रह है या भ्रांतियां हैं, अथवा एड्स किन स्थितियों में नहीं फैलता है कि तो चर्चा हमने कर ली। अब हमारे मन में भ्रांतियां हैं कि ऐसा कर लेंगे, हाथ मिला लेंगे तो एड्स हो जाएगा, उसके बिस्तर में सो जाएंगे तो एड्स हो जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, उनकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, जिससे एड्स होता नहीं है लेकिन हम मानकर चलते हैं। एड्स के बारे में बच्चों अनेक भ्रांतियां हैं, क्योंकि जब लोगों के जैसे ये पता चला लोगों को कि एड्स एक संक्रमित रोग है, एक विषाणु से फैलता है, छूत का रोग है, और इसलिए उन्होंने ध्यान रखना शुरू कर दिया, अवेयर हो गए। इन ख्यालों का परिणाम क्या हुआ कि आम जनता में इसके प्रति एक भय, एक डर उत्पन्न हो गया। इसके बारे में मतलब पूरी नॉलेज नहीं है लोगों को कि वदंतियाँ पनपी, और ये समाज में एड्स रोग जो है वो उपहास का विषय बन गया। लोग इसके बारे में या तो बात नहीं करते हैं या तिरछी निगाहों से बात करते हैं। तो इसलिए इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किन स्थितियों में एड्स नहीं फैलता। पहला है, एड्स के रोगी से हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता। अगर एड्स से पीड़ित व्यक्ति है और अगर हमने उससे हाथ मिलाया है तो एड्स नहीं होगा। दूसरा है, किस करने से, आलिंगन करने से, गले मिलने से एड्स नहीं होता। और कब तक नहीं होता? जब तक उस व्यक्ति के मुंह या होठ पर कोई घाव या कटाव या छाले ना हो। मतलब जिसके किस कर रहा है, जिसको आलिंगन में ले रहा है, उसके कटाव हुआ होना चाहिए वो हिस्सा, और एड्स रोग से पीड़ित व्यक्ति के भी जो है लार और इनके माध्यम से वो फैलता है। तो वो सिचुएशन आनी चाहिए, तब जाकर होगा। केवल गले मिलने से या आलिंगन कर लेने से जो है एड्स नहीं होता। फिर खांसी एवं छींक से भी एड्स नहीं होता। इसका वायरस छींक के माध्यम से नहीं फैलता है, क्योंकि HIV का संक्रमण हवा या पानी के माध्यम से, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि छूत का रोग है लेकिन हवा से ये फैलता नहीं है। सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने से एड्स नहीं फैलता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति से जिसे एड्स है, उसके पड़ोस में रहने, उसके कमरे में रहने, उसके पलंग या बिस्तर का उपयोग करने से भी एड्स नहीं फैलता। नेक्स्ट, एड्स के रोगी के साथ बैठकर खाने पीने और उसके द्वारा काम में लिए गए बर्तन, कप, प्लेट, चम्मच, चाकू, छुरी का प्रयोग करने पर एड्स नहीं फैलता। स्विमिंग पूल में एड्स के रोगी के साथ तैरने से एड्स नहीं होता। एक दूसरे की वस्त्र पहनने, एक दूसरे का बिस्तर उपयोग करने पर एड्स नहीं होता। बच्चों के साथ खेलने से एड्स नहीं होता। यदि कोई मच्छर एड्स से पीड़ित व्यक्ति को काटे और उस काटने के पश्चात अगर वो स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसे एड्स की संभावना नहीं रहती, क्योंकि कीटाणु से एड्स का संक्रमण नहीं होता। एड्स विषाणु की जीवन श्रृंखला किसी प्रकार से कीटाणु में नहीं रह सकती, और मक्खी, खटमल के काटने से भी एड्स नहीं होता। बच्चों, संक्रमित माता द्वारा शिशु को दुग्धपान कराने पर भी शिशु को एड्स का खतरा नहीं होता। माँ का दूध स्वयं ही बच्चे के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसमें स्वयं में प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए उसको भी एड्स नहीं होता। और एड्स के रोगी के साथ यात्रा करने पर भी एड्स नहीं होता। तो ये सारे जो 12 पॉइंट्स मैंने आपके बताए हैं कि एड्स के से संबंधित जो भ्रांतियां हैं लोगों में, जिससे वो एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ दुर्भाव
दुर्व्यवहार करते हैं वो उनको नहीं करना चाहिए। इसके बाद लास्ट में अपन बात करेंगे एड्स के बारे में। बहुत जानकारी जो है बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन एक संक्रामक रोग होने के कारण इसका फैलाव, ये बात ज़रूर है कि संपूर्ण विश्व में हो चुका है। बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, कल फिर मिलते हैं और कल हम फिर इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।